देखिए आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत आराम से सीखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ पर आपके छोटे छोटे डाउट्स आने लगते हैं। मैं आपको पहले ही समझा दूंगा कि देखो कौन से टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ डाउट आ सकती हैं। जहाँ जहाँ डाउट आने वाली चीज़ें होंगी उनको थोड़ा सा हम आराम से सीखा करेंगे। इसमें कोई ओपन कंटेनर नहीं है, चलो कोई बात नहीं। मान लें एक कंटेनर है और इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। दिस इज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एक पर ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे पर रिडक्शन। एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ये हमेशा होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो। और कैथोड पर हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन। अब मैं इसको एनोड मान के सॉल्व करूँ कि कैथोड? एनोड। एनोड। चलिए मैं मान लेता हूँ दिस इज एनोड। एनोड होने का मतलब क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में हम बात करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना कि डोनेट करना? डोनेट। डोनेट करना। मान लो एक मेटल है एम। क्या हमने पढ़ा होगा क्लास 10 में कि ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन दे आर कॉल्ड मेटल्स। पहले तो आपने 9 तक ऐसा पढ़ते हैं कि हर वो एलिमेंट जो मेलिएबल हो, डक्टाइल हो, सोनरस हो, शाइनी हो, उनको हम क्या बोलते हैं? यस। मेटल्स। लेकिन क्लास 10 हाँ। में चैप्टर 3 में कहा जाता नहीं, वो तो नॉर्मल डेफिनेशन था। स्टैंडर्ड डेफिनेशन वो होता है कि हर वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो मेटल है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो नॉन मेटल है। ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? यस सर। ठीक है। अगर मैं कोई एक मेटल एम की बात करूं तो आप बता सकते हो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? एक, दो या तीन? एम। नहीं सर। नहीं बता सकते। अगर मैं कहूँ सोडियम है तो आप बता सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन 281, 1। तो 1 करेगा। यानी कि जैसे मैं नाम लूँगा तो आप बता सकते हैं। मैं अगर बात करूँ मैग्नीशियम की तो बता सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। 282। 2 होगा। 2 होगा। यानी कि अगर मेटल का नाम मालूम है तो हम ट्राई कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जैसे जिंक है तो मुझे मालूम है जिंक के ऊपर कितना चार्ज आता है? +2। यस सर। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं कहूँ हाँ। कोई एक मेटल है तो क्या मुझे नहीं पता उस बारे में कि मेटल कौन है, तो मुझे कहना सही होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा कि 3? या मुझे कहना चाहिए कि कितना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन? यस सर। सेकेंड स्टेटमेंट सही है कि पहला वाला? कौन ज़्यादा सही लग रहा है आपको? सेकेंड वाला। सेकेंड वाला। ठीक है। अब मान लीजिए मेरा मेटल है एम। मेटल कैसे होते हैं जनरली? सॉलिड। एक मरकरी को छोड़ दे तब तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1, 2, 3 या फिर एन? क्या लिखना चाहिए? एन। एन। और अगर ये एन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो 2 प्लस, 3 करता तो 3 प्लस, 1 करता तो 1 प्लस, एन लूज किया तो कितना चार्ज? एन प्लस। क्या चार्ज है तो मुझे मालूम है ये एक्वस फॉर्म में मिलेगा हमें। यस सर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप चाहो तो माइनस चार्ज लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने माना ये हमारा मेटल है। अगर ये मेटल है और एनोड है तो क्या इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा? यस सर।
यानी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा, यही बात। हाँ। चल मैं इसके अंदर सॉल्यूशन भर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोड है तो सॉल्यूशन भी होगा। अगर मान ले जिंक का इलेक्ट्रोड है तो सॉल्यूशन जिंक का होगा, चाहे जिंक सल्फेट हो, जिंक क्लोराइड हो या जिंक नाइट्रेट हो। और अगर मैं कॉपर लूँ तो कॉपर का सॉल्ट होगा, मैग्नीशियम लूँ तो मैग्नीशियम का होगा। अगर मैं मेटल लूँ तो मैं क्या लिखूँगा? मेटल सॉल्ट। जब तक हमें नाम नहीं पता हम अपने से नाम नहीं बता सकते। कॉपर कहेगा तो कॉपर सॉल्ट, जिंक कहेगा तो जिंक सॉल्ट, सिल्वर कहेगा तो सिल्वर सॉल्ट। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, क्या ये मेटल एम एन प्लस में कन्वर्ट होने लगेगा? हाँ। और इसके साथ साथ एन इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकलेंगे। यस सर। अगर आपको याद होगा डैनियल सेल का, तो यही इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के हेल्प से यहाँ तक आते थे। यहाँ हम वायर लगाते थे और वो वायर के थ्रू दूसरे वाले के ऊपर चले जाते थे। याद है कुछ? हाँ। क्या ये इलेक्ट्रॉन इस समय वहाँ पे जा सकते हैं? नो सर। नहीं, क्योंकि जाने का रास्ता ही नहीं है। तो बताइए जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को मान लीजिए कौन सा कलर मान लेता हूँ, ग्रीन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? ये इलेक्ट्रोड पर पड़े रहेंगे। के रहेंगे। हाँ, यस मैं सर। यही बना लेता हूँ, 1 2 3 4, ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हाँ। चार्ज होते हैं बताएं? इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव। कैसा चार्ज होता है? हाँ, नेगेटिव चार्ज होता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, इस सॉल्यूशन में जैसे एम एन प्लस आना शुरू होगा, सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज बढ़ने लगेगा? पॉजिटिव वाला, नेगेटिव पॉजिटिव। वाला? पॉजिटिव। यानी सॉल्यूशन ओवरऑल क्या हो रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। मतलब बढ़ रहा है। और ये इलेक्ट्रोड कैसा हो रहा है ओवरऑल? नेगेटिव। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है? यस सर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ वो किसकी वजह से हुआ है? इलेक्ट्रोड की वजह से। अगर ये इलेक्ट्रोड नहीं हाँ होता हाँ। तो ऑक्सीडेशन नहीं यस। होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता तो ना इलेक्ट्रॉन्स आते ना पोटेंशियल जनरेट होता। इट मीन्स ऑल द थिंग्स जनरेटेड हियर इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोड। यस सर। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है किसके किसके बीच? इलेक्ट्रोड और साल्ट के बीच। हाँ, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। टेक्निकल टर्म है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गया सारी चीज़ें? यस अब सर। मैं एक बार डेफिनेशन बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा ना। द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोले सही है कि गलत? जो मतलब ये मेटल साल्ट का सॉल्यूशन उसको इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। हाँ, हाँ सही है। एक बार फिर से सुनिएगा। अब मैं एक और डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप बताइएगा ये वाला सही है कि गलत? द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सही समझे नहीं यार। मैं क्या बोल रहा हूँ? द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की वजह से होता है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। पहला, ऑक्सीडेशन से हो रहा है। हाँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। अब बताओ अगर रिडक्शन होता तो क्या ये कॉपर के सॉल्ट जो आयंस है, क्या वो आयंस को हो ये इलेक्ट्रॉन्स कम कर लेता? हम तो अभी पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन का। क्या जरूरी है हमेशा ऑक्सीडेशन ही हो? रिडक्शन भी तो हो सकता है। यस सर। तो हमने एक लेकर समझ लिया। अब चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो, सब में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब जनरेट होगा? तो जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। कहाँ जनरेट होगा? तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जनरेट होगा। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है अब? नहीं।
चलो इसका डेफिनेशन एक बार आप खुद से ट्राई करो, बोलो। चलो एक नोट पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा, हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। वी कैन नेवर मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसको मेजर करने के लिए हमें ना सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा, और सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रोड की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गई? यस सर। मान लो एक इधर है, एक इधर है, मैं यहाँ से लगा दूंगा इनको, और मान लो मैं यहाँ पर पोटेंशियोमीटर या फिर कोई वोल्टमीटर वगैरह लगा के मेजर कर रहा हूँ, तो बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो किसका होगा? मान लो ये एनोड है और ये कैथोड है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकालूंगा वो किसका होगा? एनोड का, कैथोड का, कि दोनों का? दोनों का। लेकिन मुझे किसी एक का चाहिए था ना, क्या मैं कभी निकाल पाऊंगा? नो सर। एक तरीका हो सकता था, अगर मुझे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और इसका मुझे पहले से मालूम हो, मान लो कितना था 0.23 वोल्ट मान लीजिए, और मैंने जब दोनों का निकाला तो मेरी वैल्यू आ गई 1.23 वोल्ट, तो आप बता सकते हो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट। आ गया समझ में? यस सर। यानी कि अगर मेरे पास एक सिंगल इलेक्ट्रोड है तो मैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकेले मेजर नहीं कर सकता, लेकिन किसी और की हेल्प से कर सकते हैं। बोलो सही है? हाँ। जैसे हम किसी और के हेल्प का यूज करेंगे, क्या मुझे ऐसा इलेक्ट्रोड चूज करना पड़ेगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे पहले से मालूम हो? तो हम ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मालूम हो उनको हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पहले से मालूम होता है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है अब? सर जैसे हम करें इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल फाइंड करना है, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो मतलब दो इलेक्ट्रोड होना चाहिए, और हाँ ऐसे साल्ट का फाइंड करना है तो केवल साल्ट के बीच का ही फाइंड कर सकते हैं ना। हाँ। और ऐसा नहीं कर सकते कि एक इलेक्ट्रोड हो। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के हो सकते हैं, एक तब जब ऑक्सीडेशन हुआ होगा, एक तब जब रिडक्शन हुआ होगा। बोलो सही है? हाँ। जब हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो हम उसका नाम लिखते हैं इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरे वाले का नाम क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। वेरी गुड। जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे थे ना, तो मैंने कहा था द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर मैं इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिफाइन करूँ तो मैं क्या कहूँगा बताइए? चलिए इसको डिफाइन करिए। सर ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन। बोलने से ना चीज़ें आपको अच्छे से और याद हो जाती हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ड्यू टू रिडक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, इलेक्ट्रोड रिडक्शन। इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। इसके ना कई सारे सिंबल मिल जाएंगे अलग अलग किताबों में। कुछ जगह मिलेगा आपको EOP, नाम से पता चला? हाँ। इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कुछ जगह आपको मिल जाएगा ई ऑक्सीडेशन। एक सेकेंड होल्ड करिएगा ना, नेमिंग बता रहे थे तीन। हाँ ठीक। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक सेकेंड, लगता है वॉल्यूम थोड़ा कम करना। अरे क्या हो गया? अच्छा गलत। हाँ देखिए, एक तो हो गया EOP इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है ई ऑक्स। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन, 11th में भी था। ये दो टर्म से मिलाता है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो हो गया इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक और तरीका है जो कि हम बार बार यूज करेंगे, सबसे ज़्यादा हम उसी को यूज करते हैं, वो है सर। हाँ सर बोर्ड रुका हुआ है।
एक सेकंड बच्चे, बोर्ड का। ठीक है। तो एक तरीका होता है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे, वो ये है ई चेंजेस टू एम एन प्लस। देखिए ये हो गया हमारा पोटेंशियल, ये हो गया कब, जब एम एम एन प्लस बनेगा। अब ध्यान से देखिए तो एम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्या? नो सर। नहीं है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो गया। अभी देखिए यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिलेगा, एन। एन प्लस, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, जीरो से पॉजिटिव हुआ है। तो हाँ। बोलो समझ में आ गई सारी चीज़ें? यस सर। क्या इसके भी तीन तरीके मिलेंगे हमें? हाँ। चलिए बताइए फटाफट। ERP हो जाएगा और RED हाँ और ई इसका एम ए एन एम प्लस कन्वर्ट्स टू एम। एम है। बोलिए समझ में आ गया? यस सर। पक्का कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी डिफाइन किए हैं उसमें कोई कंडीशन भी थी, कोई शर्त भी था कि बस ऐसे नॉर्मल डिफाइन कर दिया हम लोग? केवल एक इलेक्ट्रोड को लेना है इसमें। हाँ, मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं ना था कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, वगैरह वगैरह? नहीं। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक नया टर्म, ध्यान से समझिएगा उसको। वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा? स्टैंडर्ड। जैसे स्टैंडर्ड वर्ड आया आपको ध्यान रखना, अब तीन कंडीशन एक साथ आएंगी। क्या क्या कंडीशन है? पहला, टेम्परेचर फिक्स होगा 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना केल्विन हो गया बताइए फटाफट? 270 इसमें ऐड करेंगे ना। हाँ, तो 298 केल्विन। ये यस सर। प्रेशर भी फिक्स है, हमेशा होगा 1 बार। कई बार हम इसको एटीएम भी ले लिया करेंगे, क्योंकि 1 बार और 1 एटीएम बहुत डिफरेंस नहीं होता। 1 एटीएम की वैल्यू 1.013 बार होती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम 1 बार को 1 एटीएम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इसको सिंबल को याद करो, हमने क्या बोला था? एक्टिविटी। हाँ। ये कंसंट्रेशन प्रेशर दोनों बताता है। तो हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ आयन की। जो भी आयन्स होंगे ना, उनकी कंसंट्रेशन हमेशा कैसी होनी चाहिए? 1 मोलर। मोलर का मतलब क्या है? मोलैरिटी की मोलैलिटी? मोलैरिटी। बताइए मोलैरिटी क्या होती है? 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। बस एकदम सही है। अगर मैं ये सारी चीज़ें वापस से डिफाइन करूँ इस तीनों कंडीशन के साथ, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप सुनेंगे, समझेंगे, फिर आप बोलेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक solution at 298 Kelvin temperature, 1 bar pressure, and the concentration of each ion is 1 molar is known as standard electrode potential। बोलिए समझ में आ गया? यस सर। चलिए एक बार आप बोलिए। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन। एक वर्ड ना आप गलत बोल रहे हैं। पिछली बार भी आपने बोला, आप बोल रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं, आप सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए। द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, 1 बार एंड 1 मोलर। 1 मोलर कंसंट्रेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एकदम सही है, समझ में आ गई सारी बातें। डिफरेंस कहाँ पर है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंडीशन पे हो सकता है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में 3 कंडीशन कंपलसरी है। टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार, और कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन 1 मोलर। बोलो समझ में आई सारी बातें? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो सिंबल था वो था ई, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल होता है ई नॉट। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ई नॉट। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। अब बताइए, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का था, क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 टाइप के होंगे? हाँ। बोलो कौन कौन से?
ऑक्सीडेशन वाला एक रिडक्शन वाला। वेरी गुड। एक हो जाएगा स्टे- स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हम इलेक्ट्रोड नहीं बोलेंगे क्योंकि वो फिक्स हो गया है, तो हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरा स्टैंडर्ड रिडक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम शॉर्ट में एसओपी बोला करेंगे, और इसको एसआरपी। कोई दिक्कत? नो सर। बताएं, सिंबल सेम रहेंगे, सिंबल भी चेंज होंगे। चेंज हो। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एस। नहीं, ई नॉट लगा देंगे, हो गया काम। जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, ई नॉट। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन हाँ। पोटेंशियल, ये हो जाएगा ई नॉट ऑक्सीडेशन, और ये होगा ई नॉट एम कन्वर्ट्स टू एम एन प्लस। सिमिलरली ये होगा ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट एम एन प्लस कन्वर्ट्स टू एम। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब नो सर। अभी तक हमने 2 पॉइंट सीखे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं। याद रख पाएंगे? हाँ। अब अगली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है वो है एसओपी और एसआरपी के बीच का रिलेशन। अगर आपको एसओपी पता है तो आप एसआरपी अपने से लिख सकते हैं, उसका नेगेटिव होगा। यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैसा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस आर पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस ओ पी। सो आंसर इज यस। बोलो सही है। यानी कि अगर मुझे कोई सी एक मेटल का एस ओ पी दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1.36 वोल्ट, तो क्या मैं इसका एस आर पी बता सकता हूँ? यस सर। बोले कितना माइनस। है? माइनस 1.36 वोल्ट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट वैलिड फॉर वाटर, इट इज इनवैलिड फॉर वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर एक लिक्विड है, उसके लिए एस ओ पी माइनस ऑफ एस आर पी के इक्वल नहीं होता है। वो चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे ना डिटेल में, तब हम आज डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। बस इतना याद रखना है कि ये वाटर के लिए ट्रू नहीं है। इनवैलिड फॉर वाटर नहीं सुना। मतलब अगर आप वाटर का एस ओ पी जानते हैं, ठीक है, 1.23 वोल्ट होता है माइनस में, तो आप इसकी एस आर पी नहीं बता सकते हैं। इन जनरल इसके एस आर पी कितना आना चाहिए था? पॉजिटिव 1.23 वोल्ट, हाँ। क्योंकि एस ओ पी एस आर पी एक दूसरे का नेगेटिव होते हैं। लेकिन ये वाटर पे ट्रू नहीं है, वाटर के एस आर पी 1.23 वोल्ट नहीं आती है, माइनस 0.827 वोल्ट आता है। मतलब जो आप ये पढ़ रहे हो ना, एस ओ पी इज द नेगेटिव ऑफ एस आर पी, ये सिर्फ मेटल्स पे लगाना है या नॉन मेटल्स लगाना है, इसको वाटर पर नहीं लगाना, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बस मेटल पे लगाना है। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों पर लगेगा, वाटर पर नहीं। ठीक। और हर मेटल की अपनी एसओपी और एसआरपी की वैल्यू होती है, वो फिक्स होती है, आपको उसको याद नहीं रखना है, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वो सब बताया जाएगा। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक आता है ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आपने देखा होगा कई टाइप की बैटरी आती हैं, किसी का वोल्टेज ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। मान ले मेरे पास 2 बैटरी है, एक 4 वोल्ट की और एक 12 वोल्ट की। आप बताएं दोनों में से किस में करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, 4 वोल्ट वाले में, 12 वोल्ट वाले में? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट वाले में। अच्छा एक बात बताइए, और जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। हाँ। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो फास्ट और ज़्यादा हो तो क्या करंट का अमाउंट ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा होगा। और अगर फ्लो कम हुआ तो कम होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 12 वोल्ट वाले बैटरी के केस में करंट का अमाउंट ज़्यादा होगा? यस सर। ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो ज़्यादा और फास्ट होगा। हाँ। यानी कि 4 वोल्ट बैटरी और 12 वोल्ट बैटरी में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो का। अगर मैं हाँ। इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेज़ी से धक्का दूं तो क्या करंट ज़्यादा आएगा कम आएगा? ठीक सर। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स जो बैठे हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाँ। इनको तेज़ी से धक्का दूं तो उस केस में करंट ज़्यादा आएगा कम आएगा? ज़्यादा आएगा। और अगर कम धक्का दूं तो कम आएगा।
यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो पुशिंग हो रही होगी क्या 12 वोल्ट के कंपैरिजन में कम हो रही होगी, यस सर, और यहाँ पर ज़्यादा। यानी कि कौन इलेक्ट्रॉन को कितना धक्का देता है यही उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। नाम से इधर हम देखिए तो क्या है ये, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ पुशिंग द इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन को धक्का देने की जो टेंडेंसी है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जिसके धक्का देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसकी ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पर 12 वोल्ट। समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए ईएमएफ का सिंपल मतलब क्या हुआ, पुशिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पुशिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर ईएमएफ ज़्यादा है तो पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कि कम, ज़्यादा। और कम है तो कम होगा। कम होगा। अब मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा। ईएमएफ का इसकी फॉर्मूला, यूनिट, हाँ किसकी, ईएमएफ की यूनिट, वोल्ट बच्चे, ईएमएफ। वोल्ट वोल्ट। ये हमारा पोटेंशियल ही है, ज़्यादा टेंशन ना लें। जो हमारे वोल्टेज वाले डिवाइस होते हैं जैसे बैटरी है, तो बैटरी हाँ। होता है 4 वोल्ट 8 वोल्ट 12 वोल्ट वगैरह वगैरह, तो उसी को उसका Yes, ईएमएफ sir. बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट, मैंने यहाँ लिख दिया ईएमएफ ऑफ अ सेल। अच्छा एक बात बताओ, जो सेल होता है वो किससे बनता है, एनोड से, कैथोड से, कि दोनों से? दोनों से। तो जब हम ईएमएफ निकालेंगे तो वो कैथोड का होगा, एनोड का होगा, कि दोनों के बीच का? दोनों के बीच का। तो जब हम ईएमएफ ऑफ द सेल लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। फॉर्मूला क्या होता है? ये कैथोड माइनस ये नोड। हाँ, यानी कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल, एक चीज़। दूसरी चीज़, कई बार ना कुछ किताबों में आपको ई का फॉर्मूला मिलता है ई कैथोड प्लस ई एनोड। अब समस्या ये आती है कि फिर सही कौन सा है, क्योंकि मैंने लिखा है माइनस और इन्होंने लिख दिया प्लस, क्या फॉर्मूला पूरा चेंज हो गया? यस सर। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा क्यों है। पहली बात, जो हमारा ई कैथोड होगा चाहे वो ई एनोड होगा, दोनों ही वैल्यू कौन सी होती हैं, रिडक्शन पोटेंशियल होंगी। कौन सी होंगी? रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, लेकिन सर एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है हाँ। और कैथोड पर रिडक्शन, तो कैथोड का तो सही है, एनोड का तो ऑक्सीडेशन होता है। यस तो सर। अगर आपको ऑक्सीडेशन यूज करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये मैंने लिखा रिडक्शन, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन बनाओ तो क्या मुझे माइनस करना पड़ता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि अगर मुझे किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो उसी का नेगेटिव पार्ट कौन होगा? हाँ। रिडक्शन पोटेंशियल। माइनस। अगर मैं हाँ। किसी का रिडक्शन पोटेंशियल जानता हूँ जो कि पॉजिटिव है, मान लो नेगेटिव है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाँ। कैसा हो जाएगा उसका? पॉजिटिव। यानी कि जो माइनस ये है ये रिडक्शन में है, अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन में लिखूँ तो क्या प्लस ये हो जाएगा? हाँ। ध्यान से देखें तो क्या यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा? यस सर। तो ये फॉर्मूला तब ट्रू है जब हम ई कैथोड कहाँ से लिखेंगे? रिडक्शन से। और ई एनोड कहाँ से लिखेंगे? ऑक्सीडेशन से। देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से छोटी सी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? सर मुझे याद रखना पड़ेगा कि कैथोड में रिडक्शन लेना है और एनोड में ऑक्सीडेशन। जनरली क्वेश्चन में वैल्यू या तो दोनों ऑक्सीडेशन दिया रहता है या तो दोनों रिडक्शन दिया रहता है। तो क्या मुझे दो अलग अलग वैल्यू निकाल के यूज करना पड़ेगा? इसमें ना यस सर। 6-7 साल से पढ़ाते पढ़ाते इतना पता चल गया है कि बच्चों को डाउट आता है। डाउट क्या आता है कि सर मैं कई बार भूल जाता हूँ कि कब ऑक्सीडेशन यूज करना था कब रिडक्शन, और अगर मैं भूल गया तो क्या मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा? अगर मैं Yes, sir. गलती से ऑक्सीडेशन की जगह यहाँ पर भी रिडक्शन वैल्यू रख दूँ तो आंसर सही आएगा कि गलत आएगा? सर वो माइनस में हो जाएगा तो नहीं, सेम फार्मूला। अगर मैं सेम प्लस वाले पे ही रख दूँ तो गलत आएगा। गलत हो जाएगा ना।
यानी कि अगर मुझे इन सब लफड़ों से बचना है, मुझे इसमें टाइम नहीं खा पाना है कि मुझे याद करना पड़े रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो सिंपल तरीका क्या है, ऊपर वाला फॉर्मूला। इसमें क्या है, मुझे रटना नहीं है, मुझे पता है दोनों के दोनों क्या होंगे, रिडक्शन होंगे। रिडक्शन। बात आगे समझ में? यस सर। तो कौन सा फॉर्मूला सही है, हमारा वाला कि बुक वाला? आपका। दोनों सही है। हमारा वाला हमारे काम में ज़्यादा आसानी से आएगा, तो हम उसी को यूज करेंगे, ठीक है। अगर यस बात सर। पूछा जाए सही कौन है, तो दोनों ही सही है, बस कंडीशन अलग अलग है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था किसका, ई सेल का, और फॉर्मूला क्या बना हमें, ई कैथोड माइनस, ये नोट। हाँ, किस कंडीशन में, रिडक्शन। चलो मैं लिख देता हूँ, फॉर रिडक्शन वैल्यूज। अब बताओ क्या मैं इसके लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकता हूँ? यस सर। अब उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, ई नॉट से माइनस ई नॉट ए। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हाँ। अच्छा, ये तो हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और सॉरी ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही ईएमएफ कह रहा हूँ? हाँ। तो क्या मैं इसको कुछ और भी कह सकता हूँ क्या, सोचिए क्या बोल सकते हैं इसको हम? स्टैंडर्ड ईएमएफ। वेरी गुड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड ईएमएफ। क्या हमें सारे फॉर्मूले रटने हैं? सो आंसर इज नो, बस मुझे ये वाला फॉर्मूला याद रखना है एक, बाकी फॉर्मूलेज हम अपने हिसाब से बना लेंगे। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बताना है ट्रू है कि फॉल्स। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स? एक बार फिर से बोलिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। नहीं बच्चे, सही तो है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर आंसर नहीं इज यस। समझा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या मुझे ये कहना सही होगा कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमेशा पॉजिटिव होता है? सो आंसर इज नो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आएगा? नेगेटिव। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है पॉजिटिव। तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। यानी कि मुझे क्या याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन, या मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन हमेशा पॉजिटिव होता है और रिडक्शन हमेशा नेगेटिव? अपोजिट। हाँ, अपोजिट वाला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी नेगेटिव हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया सारी चीज़ें? यस। ठीक है, आगे देखिए। अब हमारे पास एक छोटा सा कन्फ्यूजन आता है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। उसको मैं समझा भी दूंगा, आपको याद भी करा दूंगा, लेकिन मैं बाद में समझाऊंगा कि क्वेश्चन में हम दोनों को सेम ही मान के चलते हैं। एक टर्म होता है सेल पोटेंशियल, और एक टर्म होता है हमारा ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब समझे डिफरेंस क्या है। जब सेल पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो जो हमारा सेल होता है दैट इज इन वर्किंग कंडीशन, मतलब सेल क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। यानी कि या तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल होगा या तो फिर वो इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। बोलो सही है? यस सर। और ईएमएफ तब डिफाइन होता है जब सेल इज नॉट वर्किंग होगा, यानी कि सेल काम नहीं कर रहा होगा। नहीं। अब ये कब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल वाला केस, जब ई सेल यानी अंदर वाला पोटेंशियल बाहर वाले से क्या था, ज़्यादा था। ज़्यादा। और इलेक्ट्रोलाइटिक कब होता था, जब बाहर वाले का पोटेंशियल अंदर वाले से क्या हो गया था, ज़्यादा। याद है हमने एक बैटरी लगाया था, फिर हम बैटरी से वोल्टेज लगातार बढ़ा रहे थे,
हाँ यस। अगर आपको याद होगा तो एक ऐसा भी कंडीशन था जब करंट का फ्लो रुक गया था, मतलब जीरो हो गया था। हाँ वो वो कब इक्वल हुआ हो गया था? था एक्सटर्नल। जब ई एक्सटर्नल और ई सेल दोनों क्या हो चुके थे? इक्वल। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़े से डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेल पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड व्हेन द सेल इज वर्किंग, whereas EMF can be defined as the potential difference between anode and cathode when the cell is नॉट not वर्किंग। working। बोलो आगे समझ में? यस सर। फिर से मैं समझाइज करता हूँ। सेल पोटेंशियल भी एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ भी हाँ एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। कंडीशन अलग है। सेल पोटेंशियल तब बोलेंगे जब एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के कंडीशन के बीच में सेल काम कर रहा होगा, यानी कि या तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल होगा या तो वो इलेक्ट्रोलिटिक होगा। और इलेक्ट्रोलिटिक। ईएमएफ भी सेल पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है एनोड और कैथोड के बीच का, लेकिन कब? जब सेल काम नहीं नहीं कर कर रहा रहा। होगा। एक डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस जो सेल पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू ईएमएफ से हमेशा क्या होती है? थोड़ी कम होती है। और ईएमएफ की वैल्यू हमेशा क्या होगी? मैक्सिमम होगी। यार। पता है मैक्सिमम कब होगी? जब ई एक्सटर्नल और ई सेल दोनों बराबर हो चुके होंगे। यस सर। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम दोनों बराबर हो सकते हैं। अब जैसे ही वापस से चेंज करोगे डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा और वो हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह काम करने लगेगा। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है, जो सेल पोटेंशियल को मेजर करते हैं वो डिवाइस का नाम होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। और जो ईएमएफ को मेजर करता है उसका नाम होता है पोटेंशियोमीटर। ये छोटा सा वर्ड है जो आपको याद ही रखना पड़ेगा। कर सकते हो आप याद? वैसे बोर्ड कभी भी इससे सवाल तो नहीं पूछा अभी तक, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए। मान लो कभी पूछ ले तो ऐसा ना हो कि हमें नहीं आ रहा था। सर ईएमएफ को जब सेल हुआ। चलो देखो, नोट पॉइंट क्या है, हमने आपको डिफरेंस बता दिया। अगर बोर्ड सामने से इसका डिफरेंस पूछ रहा है तब तो आप ये लिखोगे, बट इन जनरल फॉर न्यूमेरिकल पर्पज, कब? न्यूमेरिकल पर्पज की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारा जो सेल पोटेंशियल होगा और जो ईएमएफ होगा, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होंगी? सेम होंगी। सेम। यानी कि इनके हिसाब से कोई खास डिफरेंस नहीं है। यानी कैलकुलेशन नहीं। हम दोनों को क्या करेंगे? सेम ही यूज करेंगे। इक्वल। चाहे हम सेल पोटेंशियल कह लें चाहे वो ईएमएफ कह लें, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला अब नहीं है। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, तो अगर मेरे पास कोई बैटरी है तो चाहे मैं उसका सेल पोटेंशियल बोल दूँ चाहे मैं उसका ईएमएफ बोल दूँ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों का दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। सेम। लेकिन अगर बोर्ड सामने से कह रहा है कि आप दोनों का डिफरेंस लिखिए, तब हम सेम तो लिख के नहीं आ सकते ना, तब तो लिखना पड़ेगा हमें। यस सर। चलो समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। दैट इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की। आप एक बात बताओ, क्या हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली? नो सर। क्या मुझे उसके लिए एक अलग से इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा? हाँ। जो मैं इलेक्ट्रोड निकाल रहा हूँ क्या मैं नहीं, जो इलेक्ट्रोड मैं लगा रहा हूँ अलग से, उसी को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या सर? जो इलेक्ट्रोड हम लगाएंगे दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, हाँ। क्या मुझे उसकी हाँ। वैल्यू पहले से मालूम होनी चाहिए? हाँ। क्या उसी को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं? हाँ। ठीक है, यानी कि मुझे एक ऐसे इलेक्ट्रोड की ज़रूरत अभी जो कि जिसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह हमें पहले से क्या हो? मालूम हो। अब मैं वो बना रहा हूँ और उसको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटा सा गैप बनाएंगे
इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस भरते हैं, वो भी कौन सी कंडीशन पर, 1 बार प्रेशर पर, 298 केल्विन पर। और यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ वायर एक लटकाएंगे ब्लॉक्स, और वो किसका होगा, प्लेटिनम का। अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था ऐसी सारी चीज़ें जिसका हम इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, जैसे लिक्विड हो गया, एक्वस हो गया, पेस्ट हो गया, गैस हो गए, तो उनके लिए हम अपना क्या करते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाते हैं। उसको हम क्या बोलते थे, प्लेटिनम, या तो गोल्ड, या तो ग्राफाइट। याद आया? हाँ जब हम लोग वो लिखा करते रिप्रेजेंटेशन लिख रहे थे तब। सर, जी, डायग्राम को एक बार फिर से बता। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी घबराए नहीं, अभी डायग्राम बना रहा हूँ। अभी देखिए मेरे पास एक इन्वर्टेड ट्यूब है, ये ट्यूब ऐसा भी हो सकता था, ऐसा। अगर मैं इस ट्यूब को ऐसे रखूँ और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरूँ तो बताओ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यही रुका रहेगा, ऊपर उड़ जाएगा। उड़ जाएगा। अगर मुझे हाइड्रोजन गैस को बचा के रखना पड़ेगा तो क्या मुझे उल्टा करना पड़ेगा इसको? हाँ। ध्यान से देखिए, तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड ट्यूब लगाया है उल्टा करके, और मैं इसके अंदर बनाने जा रहा हूँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का। क्या हाइड्रोजन एक गैस है? यस सर। क्या गैस का इलेक्ट्रोड हम बना सकते हैं? नो सर। तो क्या मुझे कुछ और यूज करना पड़ेगा उसके जगह पर? हाँ। तो मैंने यूज कर लिया प्लेटिनम, और इसके ऊपर एक लेयर होता है, इसके ऊपर, उसको हम बोलते हैं प्लेटिनम कोटेड। उसके बाद प्लेटिनम की क्या होती है, लेयर चढ़ी होती है। इस इनर्ट इलेक्ट्रोड की खास बात क्या है कि ये कभी भी किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नहीं। चलो, तो ये जो सेटअप बना है ना, ये जो इलेक्ट्रोड बना है, इस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, टेम्परेचर प्रेशर सब फिक्स होना चाहिए, तब हम हाँ। इसी को बोलते हैं SHE। SHE स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक बात, एक चीज़ और बताया, जो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी होगी ना, उसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से देखिए, जिसका इलेक्ट्रोड होता है क्या उसी का सॉल्ट भी होना चाहिए? यस सर। जिंक है तो जिंक का, कॉपर है तो कॉपर का, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ही सॉल्ट होना चाहिए। यस हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ही सॉल्ट होना चाहिए ना। अगर मैं बात करूँ जिंक का, तो जिंक सल्फेट यूज किए थे, कॉपर में कॉपर सल्फेट, तो हाइड्रोजन में क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट। सर, यहाँ पे मतलब जो इलेक्ट्रोड है एक्चुअली वो प्लेटिनम का है ना। हाँ, लेकिन वो मैं तो प्लेटिनम इसलिए यूज किया हूँ क्योंकि हाइड्रोजन का नहीं बना सकता हूँ। अच्छा ठीक है। जी और जो आपने एक मतलब पाइप जैसा निकाला है बाहर S2, वो गैस डालने के लिए हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस या इसके फिर अंदर कहीं ना कहीं से तो फिल करना पड़ेगा ना हाइड्रोजन गैस को, और ठीक भर है। के हम यहाँ से और इसको पैक कर देंगे। जो मतलब प्लेटिनम का आप डाले वो धागा से लटका है या फिर वो मेटल ही वायर है, वायर प्लेटिनम वायर ही है? वायर वायर ठीक है। वायर चाहिए ना मुझे, क्योंकि मैं दूसरे से जोड़ूंगा ना सर्किट कंप्लीट करने के लिए, याद करो। वो इनर्ट मतलब इनर्ट ट्यूब के हाँ, मतलब वो अंदर छेद करके जा रहा है। हाँ हाँ, एकदम वैसे ही है, और वो होल उतना ही रहता है कि उससे गैस बाहर ना निकले। ठीक। ठीक है ना, समझ में आ गई सारी चीज़ें? यस अब सर। देखिए, ये हाइड्रोजन है तो क्या मुझे सल्फ्यूरिक एसिड लगाना पड़ेगा? अच्छा, ये हाँ। याद करो, जब मैंने कहा था जिंक का इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो उसमें जिंक सल्फेट ही हमेशा होना चाहिए कि जिंक का कोई सॉल्ट हो सकता है? कोई साल्ट हो सकता है कि जिंक का। जिंक सल्फेट के साथ साथ जिंक क्लोराइड भी हो सकता है, यस सर। कि जिंक नाइट्रेट भी हो सकता था, हाँ। जिंक कार्बोनेट भी हो सकता है। यस सर। ठीक है, उसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना रहा हूँ, क्या हाइड्रोजन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी बनेगा, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बन सकता है, नाइट्रिक भी बन सकता है, और कार्बोनिक भी बन सकता है? देख के कोई भी बताएं, कोई भी बन सकता है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, एसिड, हाँ। क्योंकि मैं एसिड लिख दूंगा तो मुझे पता है एसिड वही होता है जिनके अंदर H+ आयन होते हैं। यानी कि हाँ। मेरे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो किसका होगा?
एसिड का। हाइड हाँ अगर एसिड है तो उसकी कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए? 1 मोलर। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड कंडीशन ही पढ़ी थी क्या, जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, प्रेशर 1 बार होगा और कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन क्या होना चाहिए? 1 मोलर। 1 मोलर। बात समझ में आ गई सारी? हाँ कोई दिक्कत सर, तो नहीं आप है? वन हाँ। 1 आयन बोल रहे हैं सर? 1 आयन, ईच आयन, ईच आयन। मतलब 1, मतलब ईच आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हाँ, होनी चाहिए ना? जितने भी आयन्स होंगे सबकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। जैसे HCl में यूज करूँगा तो हाइड्रोजन का भी, एक सेकेंड क्या हो गया, अरे हाँ, अगर मैं HCl यूज करूँगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन और Cl माइनस का कंसंट्रेशन दोनों क्या होना चाहिए? 1 मोलर। आगे समझ में? यस सर। HNO3 यूज करूँगा तो H प्लस का भी और नाइट्रेट आयन का भी दोनों का क्या होना चाहिए? 1 मोलर ही होना चाहिए, किसी का ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए हम इसको यूज कैसे करते हैं। चलो मैं यूज ऐसा कर बताता हूँ आपको। मैं इसकी कुछ खास बातें बता देता हूँ। हम हाइड्रोजन का ही SHG क्यों बनाते हैं? तो सबसे पहली खास बात, जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाया था हाइड्रोजन का, उसकी भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है, लेकिन वो वैल्यू लगभग 0 के आसपास होती है, बहुत कम होती है। यानी कि जो SHG है इसका EOP होगा कि SOP होगा? हाँ क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है तो SOP और SRP दोनों ही वैल्यू क्या होती हैं? 0 होती है। अब 0 होने का क्या फ़ायदा हुआ? मान लो मैंने किसी के साथ जोड़ दिया, इधर मेरा इलेक्ट्रोड था और यहाँ मैंने अपना SHG लगा दिया, ठीक है, और मैंने मेजर किया, मान लो वैल्यू आती है 1.2 वोल्ट। तो बताइए ये 1.2 वोल्ट किसका है? एनोड का, कैथोड का, कि दोनों का? दोनों का। अब इधर मैंने लगाया SHG, तो क्या मुझे पता है इसकी वैल्यू 0 है? हाँ और अगर 0 है तो ये 1.2 वोल्ट किसका है फिर? मान लो ये जिंक था एनो जिंक का। तो जिंक का हो जाएगा। अगर कॉपर रहता तो, कॉपर। सिल्वर होता तो सिल्वर का। यानी कि SHG यूज करके मैं किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। यस सर। क्यों? क्योंकि मुझे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की SOP और SRP की वैल्यू पता है, वो कितनी होती है? 0। 0। SOP SRP दोनों 0 होने का मतलब क्या हो गया कि मैं अपने SHG को ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरह भी यूज कर सकता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर रिडक्शन के लिए भी। अगर मैं डैनियल सेल की बात करूँ तो क्या कॉपर और जिंक दो अलग अलग इलेक्ट्रोड थे? हाँ। कॉपर पे क्या होता था? रिडक्शन। यस सर। अगर यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो मुझे कौन से इलेक्ट्रोड की ज़रूरत है? ऑक्सीडेशन की। हाँ। यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो मुझे किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीडेशन की। तो मैं ऑक्सीडेशन की जगह पे क्या लगा दूंगा? SHG। और मान लो मेरे पास जिंक है, मुझे जिंक का निकालना है, क्या मुझे पता है जिंक का ऑक्सीडेशन होता है? तो मुझे अभी किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑक्सीडेशन वाले की, रिडक्शन वाले की? रिडक्शन वाली। तो हम रिडक्शन वाले पे भी SHG लगा सकते हैं। यानी इसके दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि मुझे इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसकी SOP और SRP की वैल्यू क्या मान के चलते हैं? 0। एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, हम 0 मान के चलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री वैल्यू। आर्बिट्री वैल्यू का मतलब एग्जैक्ट नहीं है, हमने 0 मान चुका है। और सिर्फ हम और आप नहीं मानते हैं, जितने भी लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं, जो भी रूल्स वगैरह डिफाइन किए जाते हैं, उसमें सभी लोग, साइंटिस्ट लोग भी इसको 0 मान के ही सॉल्व करते हैं। ठीक। यस सर। चलो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, इसके सबसे खास बात एक और है कि हम इसको एनोड और कैथोड दोनों पे यूज कर सकते हैं। यानी कि मुझे एनोड के लिए अलग और कैथोड के लिए अलग अलग चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो SHG आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। मैंने आज इंट्रोडक्शन आपको देकर छोड़ रहा हूँ। अगली क्लास में मैं SHG का यूज कैसे करते हैं और आगे और क्या क्या चीज़ें हम इससे पढ़ सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।